आज कुछ बुद्धिजीवियों का चमत्कार दिखाऊंगा और एक ऐसा चमत्कार जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी दिखा था, 2019 के लोकसभा चुनाव से भी पहले दिखा और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है तब भी इन बुद्धिजीवियों का चमत्कार दिख रहा है। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं ट्रेलर के तौर पर कि इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूं और कौन कौन से वो बुद्धिजीवी हैं। आप चेहरा देख लीजिए एक एक करके। रामचंद्र गुहा है, अमर्त्य सेन है, अरुंधति रॉय है, राणा अयूब है, शेखर गुप्ता है, मार्कंडेय काटजू है, एस वरदराजन, बहुत बड़े बड़े चेहरे आप समझ लीजिए ये सारे के सारे। रवीश कुमार, एम के वेणु, विनोद कुमार जोश, आरफा, स्वाति, बरखा दत्त, अशोक, बहुत सारे नाम और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अभी सबके आर्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्हें 2014 से पहले बुद्धिजीवी वर्ग कहकर प्रचारित किया जाता था। ये वही लोग हैं, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही इनका जो असली रंग है ना वो नजर आने लगा। और कैसे, आप इस बात को समझिए। 2014 से पहले यही बुद्धिजीवी सनातन संस्कृति और धर्म को ज्ञान और तर्क के आधार पर दकियानूसी और पिछड़ा बताते थे, लेकिन 2014 के आते ही इनकी नफरत और जहर इस देश की सनातन संस्कृति के खिलाफ आने लगी और ये विरोध करने के लिए जानते हैं सीधे मोदी को टारगेट बनाने का काम करने लगे। और आज जब 2024 का चुनाव फिर से सामने आ गया है तो कैसे उसी पैटर्न के साथ ये प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं, न्यूज के नाम पर किस प्रकार से जहर उगलने का काम कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सीधे खबर से शुरू करते हैं और ये बड़ी मेहनत के साथ निकाला है। एक एक आर्टिकल को ढूंढने में बड़ा परिश्रम किया है। हालांकि वैसे तो ये सारा दिन वही काम करते हैं, लेकिन पैटर्न आपको दिखाने के लिए ये ज़रूरी है। आप देखिए, सबसे पहले रामचंद्र गुहा से शुरुआत करते हैं। इतिहासकार हैं और बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग में इनका नाम शुमार होता रहा है। आप देखिए 2014 के पहले एक आर्टिकल मैंने निकाला है बिजनेस स्टैंडर्ड का 29 जनवरी 2014 का। मोदी अथॉरिटेरियन बुली सेज रामचंद्र गुहा। कुछ बताने की जरूरत है क्या? अथॉरिटेरियन, प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, चुनाव लड़ना है, अभी से इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब आप आगे बढ़िए, 2019 के चुनाव से पहले आइए। ये 23 दिसंबर 2018 का इनका ट्वीट है। देखिए, निकाल के लाया हूं आपके लिए। क्या लिख रहे हैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म हैव कम अंडर पेरिल। और अब आप देखिए आखिरी लाइन, अंडर मोदी दे आर मोर इनसिक्योर देन एवर बिफोर। मोदी के राज में कितना इनसिक्योरिटी है बता रहे हैं। क्या है आप समझ लीजिए। अप्रैल 2019 में देखिए क्या कहते हैं। द मोदी गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट साइंस एंड स्कॉलरशिप since May 2014 the Modi government has waged an almost continuous war against the intellect by willfully। देखिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये तो सेना के लिए कितना बड़ा एक शब्द है। ये बता रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल है, साइंस, स्कॉलरशिप, इन सब के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। आप समझिए कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। और यही आर्टिकल पहले इन्होंने टेलीग्राफ में भी प्रकाशित किया था। एक आर्टिकल लिखते हैं और उसे फैलाने में लग जाते हैं। अब आपको मैं 2024 के पहले का आर्टिकल दिखाता हूं। देखिए ये 30 जनवरी 2023 का है, पिछले महीने का है। इंडिया हैज टेकन, बल्कि जनवरी का, 30 जनवरी का है। इंडिया हैज टेकन अ डेंजरस डिविसिव सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टर्न अंडर मोदी। डिक्शनरी से खोज खोज के शब्द लगता है निकाला है, इसीलिए बुद्धिजीवी हैं। देख लीजिए। और एक मैं आपको 4 नवंबर 2022 का, हाउ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर डिसमेंटल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट
मतलब कुछ बाकी नहीं रहा है। जितना जहर उगल सकते हैं उगल दिया है। अब मैं आपको अमर्त्य सेन पर लेकर आता हूं। अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री। किसी भी देश को कायदे से तो गर्व होना चाहिए क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन इस इंसान की सोच क्या है इस पर तो एक अलग वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इनका प्रोपेगेंडा दिखाना चाहता हूं। 22 जुलाई 2013, मतलब देश अगर नफरत करता है ऐसे व्यक्ति से तो कोई गलत चीज नहीं है। अब देखिए 22 जुलाई 2013, अमर्त्य सेन, आई डोंट वॉन्ट मोदी एज माई पीएम। अरे भैया, क्या लोकतांत्रिक सिस्टम का ठेकेदारी आपको मिल गया है क्या? ये हैं आदमी नफरती। ये मोदी से नहीं, ये भारत से भी नफरत करते हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को गुजरात ने दशकों तक मुख्यमंत्री बनाए रखा उसका अपमान कर रहे थे ये। और आगे देखिए, आखिरी के 2 चरण के मतदान के समय, उससे पहले भी भरपूर प्रयास किया। 2 मई 2014 का इनका देखिए, माइनॉरिटीज हैव रीजन टू फियर मोदी, अमर्त्य सेन सेज गुजरात सीएम हैज विजन ऑफ वेयर ही विल टेक अस, जगदीश भगवती आर्ग्यूज। मतलब माइनॉरिटीज को डर लगेगा, ये बता रहे हैं। अब आप आइए 2019 के चुनाव से पहले, ये 8 जुलाई 2018 का है। अमर्त्य सेन हिट्स आउट एट मोदी गवर्नमेंट, सेज इंडिया हैज टेकन अ क्वांटम जंप इन रॉन्ग डायरेक्शन सिंस 2014। अब इन्होंने क्या किया? इनका भारत के लिए अगर एक भी योगदान हो तो आप जरूर ढूंढिएगा, बताइएगा। लेकिन ये व्यक्ति 4 साल अथक परिश्रम करने के बाद जो इस देश के लिए किया है उसके लिए कह रहा है कि भारत तो गलत दिशा में चला गया। ये है इसकी सोच। और 8 जुलाई 2018 का एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आर्टिकल है इंडिया टुडे का। इलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट मोदी बट द आइडिया ऑफ इंडिया, अमर्त्य सेन इसका हेडर है। अब इसका एक छोटी सी पंक्ति पढ़ के दिखा रहा हूं। द आइडिया ऑफ इंडिया इज एन इंक्लूसिव सोसाइटी इज थ्रेटेंड एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। समझ गया? आइडिया ऑफ इंडिया सिर्फ इंक्लूसिव में ही इनको नजर आता है। इनको माइनॉरिटीज के अलावा इस देश में और कोई वर्ग दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। अब आप 2024 के चुनाव से पहले क्या कर रहे हैं उसका भी एक सिरा आपको दिखाता हूं। 14 जनवरी 2023, रीजनल पार्टीज टू हैव इंपॉर्टेंट रोल इन 2024 जनरल इलेक्शंस। ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये टंगा रहता है इनके नाम के आगे कि रीजनल पार्टीज ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब ये थक गए हैं, पता है कि इनके जहर से काम नहीं चल रहा, तो लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ममता बनर्जी को बोल रहे हैं आप ही बन सकती हैं। और एक और देखिए, 15 जनवरी 2023, विदेश में मन नहीं लगता है, सिर्फ जहर उगलना है। आप देखिए क्या लिखा है, मोदी गवर्नमेंट वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग, अमर्त्य सेन। आप सोचिए मोदी सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, किस तरीके से बदनाम किया जाए, ये कहने की कोशिश हो रही है। अब आगे बढ़िए, नोबेल पुरस्कार विजेता तो हो गए, अब आपको बुकर पुरस्कार के विजेता से मिलाते हैं। और अंग्रेजी की लेखिका है अरुंधति रॉय। एक समय तो ऐसा था, हमें लगता था, माने हर व्यक्ति का सपना होता था अरुंधति रॉय बन जाए। 2014 के बाद पता चल रहा है कि ये लोग, इन लोगों के मन में कितना जहर भरा है। देखिए 11 नवंबर 2013 का, नरेंद्र मोदीज एलिवेशन ए ट्रेजेडी। नरेंद्र मोदी अगर अच्छा कर गए तो इनको ट्रेजेडी नजर आती है। 3 अप्रैल 2014, मोदी इज ट्राइंग टू बी ए स्टेट्समैन नाउ। स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल में जाएंगे ना तो आपको जहर दिख जाएगा। कह ये रही हैं कि पहले ये कम्युनल हैट्रेड फैलाने वाले व्यक्ति थे, उसके बाद ये कॉरपोरेट मैन बनने की कोशिश किया और अब वो स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कैरेक्टर क्या है ये बताने की कोशिश कर रही है। 2019 के चुनाव से पहले देखिए 1 जुलाई 2018 को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन डेंजर अंडर नरेंद्र मोदी रूल। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं ध्वस्त हो गई। वही नैरेटिव जो अब भी फैलाया जा रहा है। और आप आगे बढ़िए, 6 सितंबर 2018, द यूएस इज ग्रोइंग क्लोजर
टू इंडिया मिलिटरली एज मोदी एक्सपेंड्स क्रैक डाउन ऑन डिसेंट। देख रहे हैं, अमेरिका से जोड़ करके ये सारा लेफ्ट लिबरल गैंग है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 2024 के चुनाव से पहले आइए 17 फरवरी 2022 को, नरेंद्र मोदी स्टार इज फॉलिंग, गिर रहा है इनका स्टार, मोदी जी खत्म हो रहे हैं, कह रही हैं, भविष्यवाणी कर दी इन्होंने। और जानते हैं ये लेडी कौन है? ये इंटेलेक्चुअल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की लिबरेशन पार्टी की 11वीं कांग्रेस में भाग लेने पटना पहुंची अरुंधति रॉय। और जानती है यहां क्या कहा इन्होंने? जानते हैं कि अगर कोई मोदी को चुनौती दे सकता है तो वो लालू यादव थे। अब आप सोचिए, जो लालू यादव को अपना आदर्श मान ले वो देश कहां जाएगा? आप समझ लीजिए, जेल में है, सजा याफ्ता कैदी हैं, ये जमानत पर बाहर हैं अभी। इसके अलावा 28 अप्रैल 2021 को वी आर विटनेसिंग ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अरुंधति रॉय ऑन इंडियाज कोविड। अच्छा हाँ, ये भी देखिए, कोरोना प्रबंधन में पूरी दुनिया भारत की कायल है और ये अरुंधति रॉय डरा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे भारत में ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम हो रहा है। और तो और कोविड के नाम पे जो पूरी दुनिया के लिए ये देश का प्रधानमंत्री मिसाल बना है, ये कह रही हैं कि मोदी जी गद्दी छोड़ दो, किसी और को दो काम करने के लिए। कितना जहर है। अब आप आगे बढ़िए। राणा अय्यूब भारत की पत्रकार हैं, बड़ी पत्रकार हैं, इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट की स्तंभकार है। अब क्या लिखती हैं क्या नहीं लिखती हैं तो आप देख चुके हैं। या तो ये गुजरात दंगों को बार बार उठाती हैं या प्रेस फ्रीडम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करती हैं। ये वो शख्सियत हैं। आप देखिए, 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सर देर आए दुरुस्त आए, सर वी आर वेटिंग फॉर द डे यू आर इंडिक्टेड फॉर द जेनोसाइड इन गुजरात, विल रिपीट द सेम। गुजरात दंगों के लिए दोषी ठहरा रही है, उसके लिए आप माफी मांगिए, इनको अदालत पर कोई भरोसा नहीं। अमेरिका में मोदी के एक कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया तो मजे ले रही थी। ये ट्वीट देख लीजिए, 3 मार्च 2013 का है, 2019 के चुनाव से पहले आइए। अब देखिए, प्रेस फ्रीडम जाग रहा है यहां पे। दिस harassment I have faced in the last few weeks in a new order of tyranny. I choose to write about this. अब देखिए ये क्या है, ये ट्वीट करती हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स में ओपिनियन लिखती हैं कि कैसे भारत में प्रेस फ्रीडम को खत्म किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखकर बदनाम किया गया और आप हेडर से ही सारी चीजें समझ सकते हैं। इसके अलावा 2017 में 2019 के चुनाव से पहले फिर से जाग उठा। 2019 में मोदी आपको हिसाब देगा, मोदी जी एट इलेक्शन रैली। सर इसी बहाने 2002 का भी हिसाब दे दीजिए। देखा ना आपने, प्रेस फ्रीडम और 2002 का दंगा, ये आगे नहीं बढ़ी हैं। अब क्यों लिखाया जाता है इसे वॉशिंगटन पोस्ट में, आप समझिए। 2024 के चुनाव से पहले आइए, फिर से 3 जनवरी 2023 को प्रेस फ्रीडम के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई। आप देख लीजिए। इसके अलावा फिर वो देखिए, ये आर्टिकल देखिए, हिंदू राइट विंग पॉलिटिशियंस, फिर बदनामी। इसके अलावा 2023 में ही 14 फरवरी को जब बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, तो फिर से गुजरात दंगा इन्होंने जीवित किया। वो तो पूरा इकोसिस्टम है और कह रही हैं कि अब बीबीसी को तीसरा पार्ट भी बनाना चाहिए। तो ये है राणा अय्यूब। अब और आगे बढ़िए, शेखर गुप्ता पर आइए। वरिष्ठ पत्रकार और द प्रिंट के फाउंडर 2014 के चुनाव से पहले 7 दिसंबर 2013 को एक आर्टिकल लिखकर मोदी को डिविसिव एंड पोलराइजिंग फिगर बताया। अब देख लीजिए। फिर 2019 के चुनाव से पहले आइए, राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के नैरेटिव को ही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इस आर्टिकल में, देख लीजिए। और चुनाव में मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए एक नया रंग दे रहे हैं इस आर्टिकल में। आप हेडर और तमाम चीज़ें देखते चले जाइए। अगर आर्टिकल विस्तार से बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब 2024 के चुनाव से पहले आइए, 19 दिसंबर 2022, इज मोदी मैजिक ऑन द डिक्लाइन, कह रहे हैं ये। अभी तो दिखाया था ना ऊपर में कि मोदी जी खत्म हो रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और यही नहीं, विपक्ष को मोदी को हराने का फॉर्मूला दे रहे हैं
कि कैसे आप हरा सकते हैं। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया, लेकिन इनकी ओपिनियन सिर्फ सुपर रिच पर ही फोकस्ड है। देख लीजिए, इसे कहते हैं नैरेटिव बिल्ड करना। अब और आगे बढ़िए। मार्कंडेय काटजू, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे हैं। देखिए, 2014 के चुनाव से पहले मार्कंडेय काटजू टेक्स डिग एट नरेंद्र मोदी, कॉल्स हिम एंटी नेशनल। मोदी जी को एंटी नेशनल बता रहे हैं। 2013 में ही एक आर्टिकल, 15 फरवरी, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैनॉट वॉश अवे द स्टेन ऑन। मतलब मोदी जी को जो परफ्यूम है ना अरेबिया का, वो भी नहीं धो सकता, ये दाग नहीं धुल सकता। देख लीजिए। 2019 के चुनाव से पहले आइए, अनदर स्वच्छता ड्राइव, व्हाई इंडिया विल नेवर बिकम क्लीन एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स सेमी फ्यूडल। स्वच्छ भारत तो कितना बड़ा अभियान था, बदनाम करने की कोशिश है। और इस आर्टिकल में सनातन संस्कृति के मुद्दों को उठाते हुए देखिए क्या लिखते हैं। इज इंडिया गोइंग मैड? आई हैव 10 रीजन्स टू थिंक सो। देख रहे हैं ना। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें। एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं, 3 फरवरी 2019 का। काटजू का विवादित बयान, गाय को माता कहने वालों के दिमाग में गोबर भरा। अब आप ये मत समझिए कि इससे कुछ लेना देना नहीं है कि अगर मोदी सरकार होगी तभी गाय गोबर और ये सारी चीजें ही उठाते हैं। इनको पता है कि इससे ये जल्दी बदनाम होते हैं। ये विकास की बात कभी नहीं करेंगे, यही उठाएंगे। अब आइए आप आगे। 2024 के चुनाव से पहले 90% इंडियंस आर ऑफ फॉरेन ओरिजिन, ये काटजू कह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग लाइन है, ये देखिए। अकबर द मुगल एम्पियर वॉज साइटेड बाय काटजू। काटजू बता रहे हैं कि अकबर ही इस देश का फाउंडिंग फादर है और ओरिजिनल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों भाई, आज क्यों इसकी आपको याद आ रही है? और आप पूर्व जस्टिस रहे हैं। 23 जनवरी 2023 को भारत में वर्तमान ऐतिहासिक स्थिति पर जस्टिस काटजू का लेख। देखिए इसका एक हिस्सा, जाति और धार्मिक वोट बैंक के आधार पर चलता है। आगे बढ़िए। जातिवाद और सांप्रदायिकता सामंती ताकतें हैं जिन्हें नष्ट करना होगा यदि भारत को प्रगति करनी है। अब इनको भारत की प्रगति नजर नहीं आएगी, यही उठाएंगे यही विवादित मुद्दे, ताकि लोगों को यह भ्रमित किया जाए कि इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। अब और आगे बढ़िए। एस वरदराजन फाउंडिंग एडिटर है द वायर के। 2014 के इलेक्शन से पहले 31 मार्च 2014 को 2002 दंगों की बात करते हुए नफरत परोसते हैं। 2019 के इलेक्शन से पहले आइए, 3 अप्रैल 2018 को डॉक्टर मोदीज क्योर फॉर फेक न्यूज इज वर्स देन द डिजीज। अब देख रहे हैं, फेक न्यूज को लेकर जो क्योर किया जा रहा है वो किसी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है। अब सोचिए क्या कह रहे हैं, किस तरह के शब्दों को कॉइन किया जा रहा है, कौन सा फ्रेज बनाया जा रहा है मोदी के खिलाफ। 31 मई 2018, फॉरगेट द कोबरा दैट स्टिंग्स, वी नीड टू वरी अबाउट द मीडिया दैट पॉइजन्स। मीडिया जहर फैला रहा है। आगे बढ़िए, खुद मीडिया वाले हैं। 6 दिसंबर 2017, 25 years on, India has still to live down the shame of the बाबरी मस्जिद demolition। इन बाबरी मस्जिद में जो ध्वंस हुआ उसकी याद दिला रहे थे। राम मंदिर की चिंता नहीं थी इन्हें, जो सैकड़ों सालों से अन्याय का शिकार हो रहा था। 2024 के इलेक्शन से पहले आइए, 5 दिसंबर 2022, मोदी गवर्नमेंट स्टैंड ऑन राइट टू कन्वर्ट इज एन अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस पर हमला हो रहा है। 8 सितंबर 2022 टू बी। अच्छा देखिए ये क्या कह रहा है कि जो मोदी का कर्तव्य पथ है वो बैड इंटेंशंस के साथ बनाया गया है। इनको कर्तव्य पथ पर भी आपत्ति है। 6 जुलाई 2022 जो जुबैर ने किया, आपको तो पता है ना, नुपुर शर्मा मामले में आधे अधूरे तथ्य दिखाकर कैसे दंगा फसाद फैलाया, उसको भी डिफेंड कर रहे थे। ये है इनकी सच्चाई। अब मैं आपको एक और मजेदार शख्सियत, मतलब पूरी दुनिया में इससे बड़ा पत्रकार कोई है, ये स्वघोषित हैं, ये पूरी दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े पत्रकार हैं, इससे बड़ा कोई नहीं, ये रवीश कुमार है। 2014 के इलेक्शन से पहले
ये क्या कहते हैं ना, मैंने तो इनका इतना इतना वीडियो देखा आपको दिखाने के लिए कि अगर कोई दूसरा आदमी होना तो पागल हो जाए। मैं बड़ी ही मर्यादा के साथ, बड़ी ही संयमित तरीके से मैं देखता हूँ, ताकि मैं, लेकिन मतलब बताने लायक कुछ हो तब तो बताऊं। आप देखिए 5 मार्च 2013 का ट्वीट, प्रधानमंत्री पद ही मेरी प्राथमिकता है, रवीश कुमार। क्यों कह रहे थे जानते हैं ना? क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था मोदी बहुत लोकप्रिय हो गए, विरोध कैसे करें। उसी में नीचे जानते हैं किसी ने कहा कि अरे ये क्या लिख रहे हैं आप, तो लिखता है अरे मजा तो लेने दीजिए। कितने बड़े पत्रकार थे, मजा ले रहे थे। और आगे बढ़िए, 18 जनवरी 2013 का ट्वीट है, क्या राहुल पद संभालेंगे, क्या मोदी पीएम बनेंगे? अगर आपको कभी भी कांग्रेस या बीजेपी का नेता मिले पूछते रहिए। नवोदित पत्रकारों को टिप्स दे रहे हैं। ये जानते हैं आदमी क्या है? एनडीटीवी में जब कार्यक्रम करते थे बोलते टीवी मत देखिए, सिर्फ मेरा देखिए। अब जब यूट्यूब में आए ना तो बोलते हैं यूट्यूब पीछे कर करके देखिए मेरा। ये वो आदमी है। अब आप आइए 2019 के चुनाव से पहले, 23 सितंबर 2017, इज माई लाइफ इज डेंजर। रवीश कुमार ने एक ओपन लेटर लिख दिया पीएम मोदी को। इनको दुख था कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। उसी दिन देखिए क्या लिखते हैं पीएम मोदी, विल आई लूज माई जॉब। आज जॉब से निकाल दिया गया। बहुत गरीब गुरबा है, कितना कमाते हैं आप सोच भी नहीं सकते ये लोग। मतलब ये व्यक्ति उस समय भी ये बोल रहा था कि मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई, आपके चैनल में सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से, बड़े बड़े ग्रुप से निकाल दिया गया। 2013 में एक न्यूज चैनल ने 700-800 लोगों को निकाल दिया गया। मुंह में दही जमा था, एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अपनी नौकरी को इन्होंने पूरे के पूरी दुनिया के लिए एक नौटंकी बना दिया। 2024 में आइए, 1 दिसंबर 2022, इंडियन टीवी न्यूज चैनल हैव क्रश्ड डेमोक्रेसी। अपना चैनल का नहीं बता रहे थे, और जब से एनडीटीवी बिका है तब से अपना यूट्यूब चैनल खोलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, जहर फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च आया तो हिंडन नदी पहुंच गए। पत्रकारिता के नाम पर इतनी खराब स्थिति, इतनी नीचता तक शायद कभी कोई उतर पाया हो, मुझे तो नहीं लगता है। आइए एक और पत्रकार पर आइए, M.K. वेणु। ये भी बड़े पत्रकार हैं, इनके भी आर्टिकल आप देखिए। 2014 इलेक्शन से पहले, मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही माहौल बनाने लगे। आर्टिकल देख लीजिए। 2019 के चुनाव में फिर इनका एक लेख आया, इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स। देख रहे हैं ना, और क्या कहूं। 2024 के चुनाव से पहले आइए, अबैंडेड बजट वॉन्ट फिक्स 9 years ऑफ स्टैग्नेशन। समझ गए ना कि 9 साल में जो आपने किया है वो स्टैग्नेशन अब दूर नहीं हो सकता है। इसके अलावा 2022 में केजरीवाल कैन टीच अदर ओपोजिशन पार्टीज हाउ टू डू ए बीजेपी ऑन द बीजेपी। बीजेपी को हराने का फॉर्मूला दे रहे हैं। आगे बढ़िए, विनोद के जोश पत्रकार है, कारवां के एडिटर है, और जो राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वायनाड लिटरेचर फेस्टिवल, उसके डायरेक्टर भी हैं। अब आप समझ लीजिए, 2014 के इलेक्शन से पहले कारवां मैगजीन में द एम्पियर अनक्राउंड क्या लिखा होगा आप समझ लीजिए। गुलबर्गा सोसाइटी में जो हमले हुए, 2019 से चुनाव के पहले की बात कह रहा हूं, उसमें सीधे मोदी की भूमिका तलाश रहे हैं। अब 2024 के चुनाव से पहले वही काम कर रहे हैं। 26 जनवरी 2023 को वही 2012 वाला आर्टिकल ट्वीट कर दिया। दुनिया बदल गई, लेकिन इन लोगों की सोच नहीं बदली, ये वहीं पर अब भी डटे हुए हैं। अब मैं आपको आरफा खानम शेरवानी की ओर लेकर चलता हूं। theWire.com की सीनियर एडिटर हैं। इनके भी विचार एक जैसे होते हैं, मोदी को लेकर इनके विचार कभी नहीं बदले। अच्छा, इसमें ये पहले एनडीटीवी में थी, तो कई लोग ऐसे हैं जो चैनलों में काम करते थे, उनके 2014 के पहले की चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि उस समय उतना आर्काइव होता नहीं था और गूगल में इस तरीके से सर्च करने पर मिला नहीं। लेकिन इन लोगों का, आगे 2-3 लोगों के मैं 2019 से पहले और 2024 से पहले की चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप देखिए,
7 अप्रैल 2018 द वायर जर्नलिस्ट शेयर्स कम्युनली सेंसिटिव फेक न्यूज रिट्रैक्ट्स आफ्टर बीइंग करेक्टेड। देख रहे हैं ना, फेक न्यूज फैलाया था, बाद में उसे हटा लिया। इसके बाद जब यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला पीएम को, तो इन्होंने सवाल उठा दिया। अब देख लीजिए, ये पूरा का पूरा वीडियो है इसमें और आर्टिकल है। सवाल उठाती है कि मोदी जी को कैसे दे दिया, इतना जहर भरा है। इसके अलावा 19 दिसंबर 2018 को एक ट्वीट करती है, मनमोहन सिंह said he was not the prime minister who was afraid of talking to the press, but why is 56-inch PM afraid of the press? आरफा ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चंस, वो 10 क्वेश्चन पूछती हैं। अरे भैया, आपको नहीं मिलेगा, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि आपके मन में जहर भरा, वो कोई नहीं बदल सकता। आपको क्यों देंगे पीएम मोदी इंटरव्यू? इतने इंटरव्यू दिए, लेकिन आपका तो पूरा संस्थान ही यही काम करता है। 2024 के चुनाव से पहले आइए, 24 जनवरी 2023 एक ट्वीट करती है, नरेंद्र मोदी टोल्ड द बीबीसी दैट द वन रिग्रेट ही हैज अबाउट 2002 इज दैट ही कुडंट हैंडल द मीडिया। वो कह रही हैं कि 2002 से पहले वो मोदी जी कहते थे कि उनको एक रिग्रेट है कि वो मीडिया को हैंडल नहीं कर पाए। अब बीबीसी पर बैन लगाकर डॉक्यूमेंट्री पर उन्होंने ये कर दिया है। भाई, कोई तुम्हारे देश के खिलाफ बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उल्टी सीधी चीजें दिखाएगा, तो बैन नहीं किया जाएगा। 8 मई 2022 आइए, हेट प्रोपेगेंडा इन इंडिया, देख लीजिए हेडर। 22 अप्रैल 2022 रामनवमी, वायलेंस इज दिस मोदीज न्यू इंडिया, ये मोदी का नया भारत है। लेकिन इसने ये सवाल नहीं उठाया कि क्यों रामनवमी, नवरात्रि, सरस्वती पूजा, इन्हीं समय में ये चीजें होती हैं, ये हमले होते हैं। अभी शिवरात्रि से पहले हमला हुआ, क्यों बाकी दूसरे धर्म के फेस्टिवल के पहले नहीं होता? क्यों ऐसा होता है? लेकिन ये नहीं पूछे, ये एक तरफा एजेंडा है। आगे बढ़िए, स्वाति चतुर्वेदी, 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी हैज गॉन फ्रॉम डॉग विसल टू वल्चर पॉलिटिक्स। वल्चर पॉलिटिक्स की बात कह रही है। और देखिए 2019 से पहले कैसे भ्रम पैदा करने की कोशिश करती हैं। 4 अप्रैल 2019 को एनडीटीवी पर एक ब्लॉग लिखा कि आडवाणीज ब्लॉग, जोशी सीक्रेट, और इसमें इसका लबोलुआब क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। इस आर्टिकल को देखिए, मुरली मनोहर जोशी मोदी के खिलाफ ज्वाइंट के मतलब ओपोजिशन के ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे। देख रहे हैं ना, मोदी के खिलाफ जोशी जी को खड़ा कर दिया। मतलब इन्हें कोई काम नहीं है, इसको मतलब काम पर कोई समीक्षा नहीं है कि काम पे आप करें, सिर्फ मोदी 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 की माला जपते चले जाइए। और यही 2024 के चुनाव से पहले इस आर्टिकल में कर रही हैं। अब मैं आपको बरखा दत्त से जुड़ी चीज़ें दिखाता हूँ। इनका भी वही है, तो उससे पहले तो एनडीटीवी में काम करती थी और एनडीटीवी में क्या होता था ये तो हम सब जानते हैं। 2019 के चुनाव से पहले वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा, नरेंद्र मोदी इज पुलिंग इंडिया बैक टू द 1970s। मतलब मोदी जी भारत को 70 के दशक में लेकर जा रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले देखिए, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट में है, इन इंडिया 75 years आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी डाइज इन प्राइम टाइम। डेमोक्रेसी का खत्म हो गया, डेमोक्रेसी मर गया जो प्राइम टाइम है उसमें। आप देख रहे हैं क्या क्या लिख रही हैं। आगे बढ़िए, अशोक स्वैन, मैं उच्चारण अशोक जी मैं बोल देता हूं, स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च, जो इनके ट्विटर हैंडल से पता चल रहा है, और ये गल्फ न्यूज में कॉलम भी लिखते हैं। देखिए 2019 से पहले, नॉट पाकिस्तान बट मोदी हैज पुश्ड कश्मीर ऑन द ब्रिंक। माने पाकिस्तान ने नहीं बल्कि मोदी जी ने कश्मीर को डुबो दिया, ये कह रहे हैं। 5 नवंबर 2018, अयोध्या कंट्रोवर्सी, मोदीज लस्ट फॉर पावर विल कॉस्ट इंडिया डियरली इफ गवर्नमेंट शोज डिसडेन टू सुप्रीम कोर्ट। देख रहे हैं, माहौल बना रहे थे कि कैसे बिगड़ जाएगा भारत का हाल जो है, भारत के हालात खराब हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के नाम पर कह रहे हैं। 2018,
हाउ मोदी गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग कश्मीर बिकम्स एन इंटरनेशनल इशू। कश्मीर के मुद्दे को मोदी जी खराब कर रहे हैं। 2019 में देखिए, लिंचिंग ऑफ तबरेज अंसारी इन बीजेपी रूल्ड झारखंड सेज अ लॉट अबाउट मुस्लिम्स फ्यूचर अंडर नरेंद्र मोदी 2.0। आप सोच रहे हैं क्या क्या लिख रहे हैं। अब मैं आपको 2024 के चुनाव से पहले की चीजें दिखाता हूं। ये 2023, हाउ लव कैन विन ओवर हेट इन टुडेज वर्ल्ड। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग कैसे अपने लेख के जरिए पीएम मोदी के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ, भारत की जो पूरी एक आध्यात्मिक परंपरा है उसके खिलाफ जहर बोने का काम किया जा रहा है। और मकसद सिर्फ एक ही है, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करना। साथियों, अगर आप ये समझते हैं कि 2024 की लड़ाई सिर्फ वंशवादी पार्टियों की लड़ाई है, उनके अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस देश का जो तथाकथित बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इन्हीं सत्ताधारी पार्टियों के आगे बिच करके अपनी सत्ता बनाए हुए था और बुद्धिजीवी वर्ग बनकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर कर रहा था, उनके लिए भी अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है, खासकर 2014 के बाद से। ऐसे में अगर ये बौद्धिक कसरत के नाम पर भारत में सत्ता के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ नफरत की जुगाली करने लगे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। और यही परंपरा, यही पैटर्न मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और याद रखिए, ये जो पैटर्न है ना, वो आने वाले समय में और ज़्यादा तेज होगा, गंभीर होगा और इस देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जिस तरीके से मैंने रिसर्च के जरिए एक एक आर्टिकल को आप तक लाने की कोशिश की है, तो आप कमेंट करके भी अपनी भावनाओं को ज़रूर प्रकट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, कुछ मिस तो नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।